ही। अच्छा, वो सीधा घर आके अरेस्ट नहीं कर सकती आपको? ऐसे अरेस्ट नहीं करेंगे। नोटिस ही आएगा। और अरेस्ट अगर कर भी लेते कई बार अरेस्ट कर भी लें तो उनको स्ट्रॉन्ग रीजन डालना पड़ेगा कि क्यों, ऐसा कौन सा ग्राउंड था कि आपने सीधा अरेस्ट कर लिया, आपने नोटिस नहीं दिया। अरनेश कुमार का जजमेंट, सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट। सतेंद्र कुमार अंटिल में तो बहुत कुछ बातें बोली, अभी थोड़े दिन पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको नोटिस देना है, वो मैंडेटरी है। ओके। ऐसे नहीं कि अगर अच्छा वकील होगा जैसे चार्जशीट लगती है, अगर टाइम से चार्जशीट फाइल नहीं हुई, बोलता क्या है देश का कानून कि 10 साल तक के अगर अपराध है पनिशमेंट के, तो इसमें 60 दिन में चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। पहले ये शायद 3 महीने का था या टाइम चेंज? वही सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 साल तक का कोई भी अगर पनिशमेंट है तो 2 महीने में चार्जशीट, 10 साल या 10 साल से ज्यादा के जो मामले बन जाते हैं उन सब में 3 महीने, उसमें 90 दिन में चार्जशीट आपको फाइल करनी होगी। पर एनडीपीएस जैसे केसेस में 6 महीने में चार्जशीट लगाई जाती है, उसको बढ़ाकर 1 साल तक किया जा सकता है। यहीं आप पॉक्सो पे आ जाओगे तो यहाँ पर 6 महीने मतलब 6 जो आपको 60 दिन होते हैं, ये दोबारा कट कर लेना जो भी करोगे। जब बात आती है पॉक्सो जैसे केसेस की, तो पॉक्सो जैसे केसेस में 2 महीने मतलब 60 दिन के अंदर वो चार्जशीट लगानी होती है। अगर नहीं लगी है तो 167(2) का प्रोविजन बोलता है सीआरपीसी का कि आप डिफॉल्ट बेल लगा सकते हो और मजिस्ट्रेट साहब को छोड़ना ही पड़ेगा। शेल का यूज हुआ है, यहाँ पर कोई बात सुनवाई नहीं होगी। चार्जशीट नहीं लगी तो आप रिलीज करो, आप खामा का जेल में नहीं रखोगे अगर टाइम एक्सटेंड हो गया। और दूसरा मेरे को जानना था, एंटीसिपेटरी बेल का क्या सीन होता है? जैसे कि अगर किसी के पास एफआईआर होगी, हाँ, तो जैसे आप कह रहे हो जो नोटिस आएगा, वो नोटिस में लिखा होगा कि एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर देखिए नोटिस में मेंशन होना चाहिए एफआईआर नंबर। हाँ, एफआईआर नंबर हो गया तो एंटीसिपेटरी बेल का क्या प्रोसीजर होगा? देखो इसमें क्या होता है ना, पहले तो उससे पहले और भी कई चीज बातें ऐसी हैं जाननी चाहिए हम लोगों को। होता क्या है कि मान लीजिए किसी के ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हो गई, अब पुलिस वाले आपको नोटिस भेज रहे हैं, अभी एफआईआर लॉन्च ही नहीं हुई, कंप्लेंट आई है, तो क्या पुलिस आपको नोटिस भेज सकती है? बिल्कुल भेजती है नोटिस। उसमें सेक्शन नहीं लिखा होता, पर उसमें ये लिखा होता कंप्लेंट अगेंस्ट यू, कंप्लेंट है और आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट में कई बार बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लेके आप आ जाना। अगर एफआईआर लॉन्च हो गई है, या फिर कई बार मैंने देखा है कि सिर्फ कंप्लेंट हुई है और लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागना शुरू कर देते हैं, लोगों को पता नहीं होता। और बाद में क्या होता है कि पहले एंटीसिपेटरी बेल लगाई, बेल हो गई डिसमिस, अब सेशंस कोर्ट बेल लगाई डिसमिस, हाई कोर्ट चले गए बेल डिसमिस, किस ठीक ठाक वकील साहब के पास गए, उसने जाके देखा यार मामला चीटिंग का है, तो अभी से एंटीसिपेटरी लेके क्यों भाग रहा है? जाके ज्वाइन कर इन्वेस्टिगेशन को। फिर डायरेक्शन की डिमांड हम लोग करते हैं कि भाई आप डायरेक्शन दी जाए कि इसमें ये आदमी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता है और ये सारे उसके सबमिशंस हैं, ये सारे केस के फैक्ट्स हैं, तो उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की परमिशन मिलती है और उसके बाद वो निकल भी जाता है। एंटीसिपेटरी बेल ऐसा नहीं है कि जब भी किसी के दर्द हो तो पेन किलर वो खा ही ले। ये जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर केस दर्ज हुआ तो सबसे पहला हथियार एंटीसिपेटरी बेल। ये तो उल्टा गड्ढा खोद रहे हो, कबर खोद रहे हो अपनी आप खुद जाके। बिल्कुल, आपको सीधा एंटीसिपेटरी बेल नहीं भागना चाहिए। केस को अच्छे वकील साहब को पढ़वाइए, समझिए, उनसे रेमेडी पूछिए कि सर मेरे पास रेमेडी क्या क्या है। ये भी हो सकता है कि आपके वकील साहब आपकी डायरेक्शन मांग लें। नहीं, कभी ऐसा भी कुछ सिनेरियो आते हैं आपके पास, जैसे कि किसी के पास एक पुलिस वालों ने नोटिस भेजा कि जी आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप आओ, और जब वो बंदा जाता है, लोग डरते क्यों हैं? बिल्कुल कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी, पुलिस बिठा लेगी, मारेगी पिटेगी। वो गया और जाते उसे अरेस्ट कर लिया। हाँ। तो उस केस में तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं देखो, कर बहुत कुछ सकते हैं, कर भी सकते थे और कर भी सकते हैं। होता क्या है कि पहली बात तो अगर आपको थोड़ा सा भी एप्रीहेंशन है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, मारेगी पीटेगी, तो आप अकेले करने क्या गए थे पुलिस स्टेशन में? आप किसी अच्छे वकील साहब को, कोई जानकार कोई भी लॉयर है आपके, उन्हें साथ लेकर जाओ ना। कम से कम वो हरकतें पुलिस नहीं करेगी जो इलीगल एक्ट कहलाते हैं। जैसे बुलाती गालियां देना शुरू कर देना, थप्पड़ आपको मार देना, ऐसे सवाल पूछना जिसके जवाब देने के लिए आप बाउंड नहीं हो। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 बोलता है इसके अंदर। वो ये बोलता है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हो, आप अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं हो। जरूरी नहीं है कि पुलिस वाला जो पूछ रहा है हर बात का जवाब दिया ही जाए जो आपके ही विरुद्ध वहां पे कोर्ट में इस्तेमाल होगा। इसका फंडामेंटल राइट है आपके पास, और फंडामेंटल राइट के आप जाके नॉक तो कीजिए गेट को, आपको रेमेडी मिलेगी। अपने वकील साहब के साथ में जाइए, तो वो जो सवाल जो होते हैं पुलिस के, वो कंट्रोल हो जाते हैं। कंट्रोल होते हैं तो वो लेफ्ट राइट उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछते फिर आपसे। राइट टू नो आपके पास है, जानने का अधिकार कि मेरे अगेंस्ट केस क्या है। राइट टू नो आपके पास है कि आपने नोटिस तो भेज दिया, मुझे एफआईआर तो दो, मुझे बताओ तो मेरा ऑफेंस क्या है, किन सेक्शंस में। राइट टू नो है आपके पास। बट पुलिस आपको कुछ नहीं बताती। क्या बोलती है पुलिस स्टेशन? सब दे देंगे।
हाँ ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। ऑब्वियसली ऐसे ही कोई होता जानना चाहती है, है। ऐसा ही होता है। तो हमेशा ऐसे में अपने वकील साहब को या तो भेजो पुलिस स्टेशन या उनके साथ जाओ, अकेले जाने की गलती मत करो। ऐसे में आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बेहतर है कि आप कोई भी अपने वकील साहब जो साथ में हैं, बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अच्छा एक डॉक्टर, अच्छा वकील आपके साथ हो तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने सुना कि आपने अभी जैसे बोला कि चार्जशीट अगर 60 दिन में फाइल नहीं करते, तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों को उस टाइम बेल देनी पड़ जाती है कि अगर चार्जशीट वही डिफॉल्ट बेल वही होता है, डिफॉल्ट बेल। वो डिफॉल्ट बेल होगी। हाँ। तो वैसे नॉर्मली 420 के केस में बंदे को कितना टाइम लग जाता है बाहर निकलने में? देखो 420 का मामला आप ये समझ लीजिए कि आपने 2200 करोड़ की स्कैम कर दिया तो भी 420 आपके ऊपर लग गई। वहीं आपने 2200 रुपए का कर दिया तो भी 420 ही लग गई। हमें इन केसेस में समझना पड़ता है सेक्शन टू सेक्शन। जैसे कि आप दवाई खाते हो ना, उसकी एमजी अलग अलग होती है, उसी तरह से यहाँ पर जो डिग्री है इन सेक्शंस की वो अलग अलग है। उस सेक्शन में कौन सा सेक्शन लगा है। अब चीटिंग की बात कर रहे हो आप, चीटिंग के इस सेक्शन के अंदर एक तो आता है कि एक एम्प्लॉयर ने चीटिंग कर दी अपने मालिक के साथ, अपनी कंपनी के साथ। एक नॉर्मल 420 वाला सेक्शन हो गया। एक सेक्शन होता है 409 जब बैंकर कोई गड़बड़ कर रहा है या मल्टीपल लोगों को ठग लिया गया, 3 करोड़ से ज्यादा मामला हो गया, तो ऐसे मामले जो होते हैं वो ईओडब्ल्यू पहुंच जाते हैं। ये मामले और सीरियस है। इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग बनी हुई है, तो ये मंदिर मार्ग दिल्ली में ऑफिस है इनका, तो यहाँ पर जाकर मामले जब बनते हैं तो ये मामले और सीरियस बन जाते हैं। साल 6 महीने 2 साल तक जेल में बैठे रहते हो आप लोग। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और जाननी थी आपसे। जैसे मल्टीपल केसेस होते हैं, सपोज करो एक ही सिटी के अंदर आपके 30 विटनेस हैं जिन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और अलग अलग सिटीज़ में भी आपके 4-5 केस हैं, तो वो सारे केस एक जगह मर्ज हो जाते हैं? क्योंकि इतनी जगह बेले लेना एक बंदे के लिए, या फिर हर जगह जाना? एक बात समझिए, अपने देश में अगर मान लीजिए एक आदमी के ऊपर टोटल ही लगभग 90 केस दर्ज हो गए। सेम केस हमारे पास हैदराबाद का केस था मेरे पास, तो 90 केस दर्ज हो गए अलग अलग स्टेट में। तो सारे केसों को एक साथ आप लाओगे क्या बोलकर? अगर वो सेम यूज क्यों? सेम, अगर देखो सेम नेचर है, सेम चीजें हैं, तो उनको आप कंपाइल करा सकते हो। पर अगर वो अलग अलग है, अलग अलग तरह से बोलकर चीटिंग एक ही आदमी ने की है कि महाठग बन गया वो आदमी, तो उन केसों कंपाइल नहीं किया जाएगा, मर्ज नहीं करेंगे उन केसेस को, वो अलग अलग ही चलेंगे, अलग अलग स्टेट में जाकर ही आपको केस को। एक कंपनी है, एक कंपनी में ही उनके कंपनी के ओनर्स को, या एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी ने ठगी करी और अलग अलग स्टेट के लोग ठगे हो गए, और एक कंपनी एक ही है, उसका केस एक दर्ज हुआ, तो उन सभी केसेस को एक साथ लाया जा सकता है। वो कंपनी एक अलग आइडेंटिटी हो गई, तो एक साथ ला सकते हैं। इंडिविजुअल आदमी जो ठगी करी अलग अलग स्टेट में, उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें लाना मुश्किल हो जाएगा, मैंने ये वर्ड यूज किया, मैंने ये नहीं बोला नहीं ला सकते। मैं नहीं वाला वर्ड कभी बोलता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलता नहीं वाला वर्ड में। कोई इंसान ये बोलता है कि भाई एक आदमी है, उस आदमी ने 1000 करोड़ की चीटिंग कर ली, एक इंसान ने सोचेगा चार्जशीट लगने तक बेल नहीं होगी इसकी, कहाँ लिखा है ये शब्द? उस इंसान की बेल एक दिन में हो सकती है अगर सही ग्राउंड हो। एक आदमी ने टोटल एग्जैक्टली सोचते हैं लोग ऐसा सोचते हैं। अब कोई इंसान चीटिंग करता है 20,000 रुपए की, बंदा कहता है बेल हो जाएगी 3 दिन बाद, उसकी बेल 1 साल तक नहीं हो रही। देखना पड़ता है केस के अंदर क्या ग्राउंड ले रहे हैं आपके वकील साहब, किस ग्राउंड पे जाकर बहस करने वाले हैं, क्या ग्राउंड है आपके पास। ग्राउंड के आधार पर बेल होती है। आप ये मत देखो अमाउंट कितना था। कई बार लोग कॉल करते हैं, कई बार वो कहते हैं चीटिंग का टोटल अमाउंट ही 25,000 था, तो मैंने किसी वकील साहब से बात करी, वकील साहब ने बोला मैं 60-70 हज़ार रुपये लूंगा बेल कराने की, तो मैं कहा 25,000 केस ही है, तो करना क्या? पुलिस का 1 नोटिस 2 नोटिस आया, मैं कुछ गया नहीं, तो मैं कहा 25,000 में पे कर दूंगा उसको। क्या सर मैंने पे भी कर दिए, मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी तरीके से, पुलिस आई नहीं, उसने उठाया और जेल भेज दिया। अच्छा, कह सर मैं बोलता ही रह गया, 4 महीने बेल हुई है मेरी। तो 4 महीने के बाद बेल हुई 25,000 रुपए का, तुमने अमाउंट को देखकर केस को छोटा समझ लिया। आप अमाउंट को देखकर केस को छोटा मत समझो, केस की ग्रेविटी वही है। आप अरेस्ट हो सकते हो, कोई नहीं सुनेगा इस बात को 20,000 तेरे अकाउंट में आए थे। एक आजकल तो स्कैमर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो कि स्कैम कितना करते हैं, 10-20 करोड़ का। मैं उसी पे आने लगा था। जैसे आजकल ये जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बिल्कुल उसमें जैसे लोग फोन कर देते हैं या फिर